नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है। कौन सी है? देखिए यहाँ पे, ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज इनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मेडिकोर माइंड्स। मतलब इसका ये होता है कि महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर क्या है? महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। तो ये किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट बनते हैं, और हम थ्योरी बेस्ड कर रहे हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है थ्योरी बेस्ड कर रहे हैं, तो थ्योरी पर ही हम देखते हैं। 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में अविभा क्या है? यहाँ पे देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, जिससे केवल 6 मूल अधिकार रह गए हैं। अब कितने हैं? 6। और मूल संविधान में कितने थे? 7। तो यहाँ 6 अधिकार रह गए हैं। मूल अधिकार के संबंध में राज्य की विधानसभाओं में कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है, केवल संसद को अधिकार दिया गया है। मतलब मूल अधिकार के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। मूल अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से मूल अधिकार? जो कि 14 से 18 तक हैं। पहला कौन सा है? तो यहाँ पे 14 से 18 तक देखते हैं, फिर आगे और भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। किसमें? आर्टिकल 14 में सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अगला देखिए क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अगला देखिए, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 17 में कहा गया है। अगला देखिए क्या है? उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद पर है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। आर्टिकल 18 कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए क्या है? 19 से 22 है। 19 से 22 है यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए क्या स्वतंत्रता का अधिकार? वाक स्वतंत्रता आदि विषय संबंधी अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद आर्टिकल 19 का पहला 19 में है वाक, बोलने की आज़ादी, प्रेस वगैरह, मीडिया वगैरह, ये सब क्या है? तो ये 19 आर्टिकल 19 में है। 19 के फर्स्ट में क्या पॉइंट दिए गए हैं? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का। दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। तीसरा क्या है? मतलब कोई शांतिपूर्ण से धरना दे रहा है तो आप धरना दे सकते हैं। संगम या संघ बनाने का, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। डी है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का। मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, ये भी आपको स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा अपवाद भी है। अगला है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, मतलब आप कहीं भी कारोबार कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है यहाँ पे? अगला पॉइंट, उपयुक्त स्वतंत्रताओं को भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में सरकार सीमित कर सकती है। मतलब आपकी इनमें से हटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अगला देखिए पॉइंट क्या है? आर्टिकल 20 के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? यहाँ पे देखिए,
कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए। मतलब कोई क्राइम किया है, अगर वह सिद्ध नहीं होता है तो वह अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। अगला देखिए क्या है, उसने उस समय किसी अधिरोपित विधि का उल्लंघन किया तथा उस विधि के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड से अधिक का भागी नहीं होगा। मतलब आप दंड 1 साल का है तो आप 5 साल का दंड उसे नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको दंड दिया गया है हत्या का, तो हत्या के साथ आप, अरे हत्या तो बहुत हो गया है, मतलब एक साथ में केवल एक ही दंड आपको दिया जा सकता है, चाहे आप अपराध 1 से अधिक क्यों न किए हों। अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब आप किसी के झूठी गवाही देने के लिए या फिर उसको जोर जबरदस्ती करके दबाव नहीं डाल सकते। अगला देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का धा 21 का डी, मतलब 21 का डी कहता है कि आप प्राण और स्वतंत्रता दैहिक, मतलब आप आत्मदाह नहीं कर सकते। और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है 21 का धा में किसी व्यक्ति या को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। शोषण से विरुद्ध अधिकार क्या है, देखिए यहाँ पे, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। मतलब बाल श्रमिक जो होता है, बच्चों से मजदूरी कराते हैं, इस प्रकार का प्रसिद्ध किया गया है आर्टिकल 23 में, 23 का धा में। अगला है यहाँ पे 24 क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में काम में नहीं लाया जाएगा। ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, चाहे वह लड़की हो या लड़का, आप ऐसे जगह काम नहीं करवा सकते हैं जहां उनको खतरा हो। आर्टिकल ये 24 आर्टिकल कहता है। अगला देखिए क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन किन आर्टिकलों में, 25 से 28 तक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। मतलब आप किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखते हुए भी सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। आर्टिकल 25 है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। राज्य किसी नागरिक को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संयम करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। मतलब आप किसी को धर्म को अपनाते हैं तो उसके लिए कर या टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कौन कहता है, ये आर्टिकल 27 कहता है। अगला देखिए क्या, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता है। तो कौन सी स्वतंत्रता है देख लेते हैं। पहला है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर जो सरकारी है, कोई कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे धर्म जैसे हिंदू या मुसलमान या फिर इसकी अलग अलग की नहीं, ये सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी। उपयुक्त प्रावधान उस शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है। मतलब जो सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन वह किसी ऐसे न्यास या विन्यास के अधीन स्थापित हुई जिसके अनुसार उस संस्था के धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। मतलब जिस आशय से यह स्थापित की गई है, मतलब ये कि यहाँ पे केवल उर्दू ही पढ़ाई जाएगी या फिर यहाँ पे केवल संस्कृत या फिर कहीं हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, इसके लिए जो इस आशय से या किसी विशेष धर्म के लिए, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, इनके लिए शिक्षा है तो वहाँ पर पढ़ाना जाना अनिवार्य है। अगला देखिए, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त
शिक्षा संस्था में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28, मतलब आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप भाग ही लीजिए। आर्टिकल 28 कहता है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से हैं? 29 और 30 हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा है? आर्टिकल 29 है। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहाँ पे देख लिए पहला पॉइंट क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को किसी अपनी लिपि, संस्कृत या भाषा है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूल, वंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 29 कहता है कि आप किसी को जात या भेदभाव या फिर ऊंच नीच के आधार पर किसी को प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। स्कूल में प्रवेश या यूनिवर्सिटी में प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, मतलब रोक नहीं सकते हैं। अगला आर्टिकल 30 क्या कहता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 है, इसके बारे में देखिए क्या है दिया गया, पढ़ते हैं। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब आप कोई उर्दू पढ़ा रहा है तो आप, और कोई मौलाना है तो वहाँ पे अपना धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि या शिक्षण संस्थाएं स्थापित, मतलब स्कूल या कॉलेज या मदरसा खोलने का अधिकार है। पॉइंट अगला क्या है देखिए। राज्य ऐसी संस्थाओं की सम्मति को अनिवार्य रूप से अर्जित करते समय यह ध्यान रखेगा कि संस्था को इतना धन मिल जाना चाहिए कि उसके हित बने रहे। अगला पॉइंट देखिए क्या है। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता देने में इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कोई राज्य भेदभाव करेगा कि कोई मुस्लिम है मदरसा है या फिर कोई हिंदू मदरसा है, इनके बीच मतभेद नहीं करेगा। अगला आर्टिकल 32 क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आपके अगर जो मौलिक अधिकारों में कोई भी या हनन होता है, उनका हनन, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है। इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऐसे आदेश या रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिष्ठा और उत्प्रेषण रिट निकालने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। तो कौन कौन से हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्या है। संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बनाए रखते हुए उपयुक्त अधिकार किसी क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालय को स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रदान करती है। संसद पूरी छूट देती है कि उच्चतम न्यायालय को पूरी छूट देती है कि वो अपने किसी क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालय को स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्रीय बनाने का पूरा छूट देती है। तो अगला यहाँ पे देखिए विधिवत क्या है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू करने में, परिवर्तित करने में संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों या राज्य द्वारा स्थापित इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य संगठनों में नियोजित सदस्यों को या उपयुक्त प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उससे संबंधित नियोजित व्यक्तियों की इन अधिकारों को लागू होने में सीमाएं निर्धारित कर सकती हैं, जिससे यह कार्य निर्बाध रूप से सुनिश्चित होता रहे। आर्टिकल 33, यह आर्टिकल 33 कहता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर बंधन संसद ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन और क्या है
पारित दंड आदेश दिए गए दंड या अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। आर्टिकल 34 निवारक विरोध। निवारक विरोध क्या है देख लेते हैं। संविधान में निवारक विरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया 22 में किया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। निवारक विरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने से रोकना है। अतः निवारक विरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी अपराध किए जाने से पूर्व नजरबंद करना है। भारत में निवारक निरोध सदैव सामान्य काल और संकट काल दोनों में प्रभावी रहता है। अगला देखिए क्या है। निवारक एक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्था है जिसके तहत किसी व्यक्ति को इस प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसके संभावित कृत्यों से राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक गतिविधियों तथा प्रतिरक्षा से जुड़े मुद्दों के अधिकार पर भी बंदी बनाया जा सकता है। मतलब अगर जो पुलिस को किसी पर शक हुआ तो बिना किसी भेदभाव को उसको गिरफ्तार कर सकती है, और उस पुलिस हो गई या कोई भी ऐसा बल जो सरकार के लिए कार्य करता है वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। अगला देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है। उन प्रविधियों से संबंधित है जो नागरिक के उनके मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उपलब्ध हैं। इस प्रकार की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन राज्य का उच्च न्यायालय जो होता है तो आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी रिट हैं देखते हैं अभी। पहला है हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या है, यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे बंदी बनाने के समुचित कारण अथवा है या नहीं है। यदि समुचित कारण नहीं है तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे सकता है। मतलब आपके अगर जो मौलिक अधिकारों में कोई हनन हो रहा है, ऐसा वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का न्यायालय प्रयोग करती है। अगला देखिए क्या है, दूसरा क्या है दूसरी रिट क्या है, परमादेश। परमादेश क्या है, यह लेख न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो। इस प्रकार का आदेश न केवल व्यक्तियों और संस्थाओं वरन सरकार के नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। मतलब ये परमादेश ऐसा आदेश है जो सरकार द्वारा चयनित कोई कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं करता हो तथा जनता के कार्यों को भी नहीं करता हो, तो वहाँ पर परमादेश की रिट जारी हो सकती है। अगला देखिए क्या है, प्रतिषेध। तीसरा है रिट प्रतिषेध। प्रतिषेध एक प्रकार का आदेश है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यों को करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। यहाँ पे प्रतिषेध मतलब जो राज्य के न्यायालय या फिर उससे छोटे न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं उनको करने के लिए मना किया जाता है। अगला चौथा रिट कौन सी है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का लेख भी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध किया जा सकता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण के लेख में मुख्य अंतर यह है कि जहां प्रतिषेध, अगला भी देख लेते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण मतलब है कि न्यायालय, जिला स्तर के न्यायालय या फिर कोई भी अन्य न्यायालय जो अपना क्षेत्र में काम नहीं करके उसका उल्लंघन कर रहा है, मतलब नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उत्प्रेषण भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगला पढ़ते हैं।
का लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका हो। तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण का लेख भी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। ये हो गया उत्प्रेषण। और प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण के लेख में मुख्य अंतर यह है, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण के में क्या अंतर है। जहां प्रतिषेध का लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले का निर्णय दिया जा चुका हो। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे उत्प्रेषण और उत्प्रेषण और यहाँ पे प्रतिषेध क्या होता है। अगली रीट हो गई 5वीं रीट कौन सी? अधिकार परीक्षा। यह लेख न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसे कोई सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण कर लिया हो, और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका दावा पूर्णतः अवैधानिक है तो उसे अपदस्थ कर देता है। यह शर्त है कि संबंधित पद सार्वजनिक पब्लिक होना चाहिए और संविधान या विधि द्वारा सृजित होना चाहिए। मतलब आप देखे होंगे कि फर्जीवाड़ा करके आप कोई भी नौकरी ले सकते हैं, अगर बाद में भी कभी भी उसका अगर जो पता या खुलासा होता है तो उसका पद छीन लिया जाएगा। और ऐसी भी नौकरियां जो पब्लिक के लिए होती हैं उन सभी पदों को जो अवैधानिक है, मतलब जो धोखे से पद लिए गए हैं उनको भी छीन लिया जा सकता है अगर जो सरकार को पता चल जाए। तो ये हो गई रिट। अब देखिए अगला क्या है। अनुच्छेद 32 के अधीन उपयुक्त कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अन्यथा नहीं। संवैधानिक उपचार क्योंकि एक मौलिक अधिकार है, इसके लिए न्यायालय इन अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब ये जो आपके मौलिक अधिकारों में हनन हो रहा है, इसका आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। अगला देखिए क्या है। संवैधानिक उपचार अत्यधिक महत्वपूर्ण उपबंध है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संविधान की आत्मा एवं हार्ट है। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो ये था आर्टिकल 32। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर उसके कल से अगला टॉपिक आएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, राजनीति स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीति स्वतंत्रता का अर्थ है कौन सा इसमें हो जाएगा? राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण या लोगों के मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले का बी हो जाएगा राइट आंसर। मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ भी करते हैं। ऐसा ही राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब सभी की स्वतंत्रता, जनता जिसमें सरकार का पूर्ण दायित्व जनता पर हो, जनता जिसे चाहेगी उसे ही सरकार चुनेगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को निर्देशित करता है, में निहित है या को विरोध करता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकार कर्तव्यों को विरोध करता है। यहाँ पे विरोध करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा या व्यादेश। व्यादेश हमने कहीं नहीं पढ़ा है, बाकी परमादेश, प्रतिषेध और निषेध ये सभी पढ़े हैं, लेकिन व्यादेश तो हमने नहीं पढ़ा। रिट जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, अभी आपने पढ़ा। अगला देखिए प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान जब अभी हमने पढ़े थे तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अब कितने बचे हैं? अब कितने बचे हैं? तो अब 6 बचे हैं।
तो यहाँ पे भारतीय संविधान के संपत्ति का अधिकार क्या है, कैसा है, तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार। विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये तो सही है। अनुच्छेद 16 है अवसर समान अवसर, ये भी सही है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, ये भी सही है। 18 यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 18 सैनिक और उपाधियों का अंत, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 17 जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है उपाधियों का समापन। तो यहाँ पे 17 नंबर जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है प्रश्न, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपके अगर जो मूल अधिकारों में हनन होता है तो आप किस आर्टिकल के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32, अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 32 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है या फिर संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ में ऑप्शन हो जाएगा संविधान उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। अगर जो 32 जो है इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है तो समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार, हमने तो कहीं हड़ताल का अधिकार नहीं पढ़ा। अभी आपने भी पूरी मतलब मौलिक अधिकार पढ़ लिए, लेकिन हड़ताल का अधिकार तो कहीं पर नहीं आया। हाँ ये ज़रूर था कि आप घूम सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, लेकिन ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल का अधिकार हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अगला देखिए पॉइंट क्या, अगला प्रश्न क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 29, आर्टिकल 29 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए और आज का लास्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिकारी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवन का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और अध्याय 3 के मौलिक अधिकार पूरा आज समाप्त हुआ। कल आएगा पार्ट 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। आपको ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।